एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी सेक्शन ए के जो क्वेश्चन थे, हमने उस पर वीडियो बनाई थी। टोटल बुक में से हमने 34 क्वेश्चंस को लिया था और उन पर हमने वीडियो को बनाया था, ठीक है। आप पूरी बुक में से सिर्फ वही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करेंगे गाइस, तो आपके 15 मार्क्स एकदम 100% पक्के हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन बी यानी कि खंड ब, यानी कि सेक्शन बी का मतलब है जो एक क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। 1 2 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये जो आने वाली क्वेश्चन यानी 15, यानी कि ये वाली वीडियो भी आपकी 15 मार्क्स को पक्का करेगी, ठीक है। तो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर ये मैंने वीडियो बनाई है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है ना, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यानी कि यहाँ हम देखें तो आपके पास 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है, और 15 मार्क्स का हुआ। तो यानी ये वीडियो भी आपको क्या देगी, 15 मार्क्स देगी। मैंने अलग अलग चैप्टर पर गाइस क्वेश्चंस को लिया है, जैसे चैप्टर नंबर 1 हुआ है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस लिए 4 5 6 कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया है, देखिए। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 2 पर लिया है, फिर 3 लिया है, 3 मुझे नहीं मिला तो मैंने फिर 4 लिया है, फिर 5 लिया है। तो इस तरीके से मैंने जो ओवरऑल आपकी बुक है उस बुक के ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स हैं उन पर मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा है। तो टोटल जो क्वेश्चंस मेरे पास बनते हैं गाइस, देखिए काफी हैं, मैं काउंट नहीं कर सकती क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ है। ये जितने भी क्वेश्चंस है गाइस, इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप वहां से जाकर के इनको ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करने से पहले मैंने लिखा हुआ है, हर क्वेश्चंस को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को गाइस। जितना हो सके ना आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जिससे बच्चों की कुछ हेल्प हो सके, है ना। एग्जाम्स टाइम पे माइंड हैंग हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, तो सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है गाइज, अब अगर आप ये लास्ट की वीडियोस मेरी अगर आप देख भी लेना तो बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। हमने काफी मेहनत की है गाइज आपके लिए, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए सेक्शन बी के अंदर यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखो कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो क्या लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष ये और ये हैं। मतलब समझिए आप, यानी कि त्रिभुज आपका हुआ, देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों पॉइंट दे दिए, 3 2 8 12 11 8। तो इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले हमें याद होना चाहिए। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 और y1 - y2। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, इससे लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि जब तक आपको देखो देख के ना डर जाते हैं बंदे कि ये पता नहीं इतना लंबा फॉर्मूला है, कैसे याद करेंगे। देखिए हमें पता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1 आना है, ये आप सर्किल याद रखिएगा। अब देखिए हमने क्या किया, 1/2 तो आएगा ही, देखिए 1/2 मॉडुलस लगाया, x1 लिखा ब्रैकेट रखा, x2 लिखा ब्रैकेट लिखा, x3 लिखा फिर ब्रैकेट लिखा, मॉडुलस कर दिया बंद। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में हम y को लेकर के चलेंगे, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद क्या आता है, फिर से 3 के स्टार्ट करेंगे। देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 आएगा, 3 के बाद क्या आता है 1 और 1 के बाद 2। हो गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। बस अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज किसी को भी आप x1 y1 मान लो, तो मैंने जो है यहाँ पर माना हुआ है, ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। इन सब में मैंने वैल्यू को रखा, रखने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है गाइज वो मेरे पास 25 इकाई आया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया है कि ये 3 बिंदु इन्होंने दिए हैं और हमें बताना है कि क्या ये समरेखीय है, यानी कि क्या ये कोलिनियर है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि बताइए क्या तीनों बिंदु ये और ये समरेखीय है। समरेखीय का मतलब कोलिनियर, मतलब समरेखीय जो रेखा में समान हो, है ना, यानी कि बिंदु जो है आपके एक समान रेखा में हो। 3 बिंदु ऐसे कहीं से भी हो सकते हो, 3 बिंदु जहां भी कहीं होंगे त्रिभुज ही बनाएंगे,
यहाँ ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो। देखो तीन बिंदु जब भी हम इन्हें मिलाएंगे हमेशा एक त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि तीनों बिंदु समरेखीय हैं, यानी एक समान रेखा में है, यानी कि तीनों बिंदु ऐसे बैठे एक ही रेखा में। तो इनको जब हम मिलाएंगे कुछ त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो कोई एरिया नहीं है। देखो त्रिभुज बना था, कुछ एक एरिया था, तो अगर मैं तीन बिंदु के एरिया को 0 कर दूं तो इसका मतलब समरेखीय बन जाएगा। तो बस, क्योंकि ये तो लाइन बन गई ना, त्रिभुज तीन बिंदुओं ने कोई स्थान ही नहीं घेरा, क्षेत्रफल ही नहीं आया उसका, तो हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल 0 निकाल देंगे। तो वही बात है, हमें अगर इनका यानी कि अगर तीन बिंदु से जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु समरेखीय हैं, यानी कि कोलिनियर है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला सेम यही वाला है गाइस, ठीक है। एक को मैंने x1 माना, y1 माना, x2 माना, y2 माना, और ये x3 y3 माना। वैल्यूज उठाई, देखो x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2, ठीक है। रखने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद देखो क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0। जब क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 0 निकल के आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या है आपके पास, समरेखीय, अर्थात दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, वीडियो को आप पॉज करिएगा और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये लीजिए। वैसे आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर इन सभी का मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि तीन बिंदु हैं, ये और ये, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है। जबकि इन्होंने तीनों बिंदुओं के लिए कंडीशन क्या दी थी कि समरेखीय है। अभी समरेखीय क्वेश्चन हम करके आए हैं। समरेखीय इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। अब क्योंकि वैल्यू अननोन हमें निकालनी है, तो बराबर अब 0 वैल्यू निकालनी नहीं है हमें, हम 0 वैल्यू को बराबर रख के चलेंगे, बराबर रख के चलेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी लास्ट क्वेश्चंस में हमने दोनों क्वेश्चंस में किया है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि समरेखीय दे दिया है तो क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। और क्योंकि x हमें निकालना है तो इक्वल इक्वेशन तो हमें चाहिए कि तभी तो हम वैल्यूज निकालेंगे, है ना। तो वही चीज है, इसलिए बराबर हमने 0 रखा। तीनों पॉइंट रखे, ये मेरे पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। तीनों वैल्यू उठाई मैंने यहाँ रख दी। रखने के बाद देखो ये 1/2 है, इसे उठा करके इधर लिया है, तो जब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 उधर चला जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो 0 में बल्कि वो 0 बन गया, तो ये आपका खत्म हो गया। अंदर से मैंने कैलकुलेट किया, देखियो माइनस की 2x, देखो हमने क्या किया, मैं इसको फिर से बता देती हूँ। वैल्यू सारी रखी, जब मैंने सारी वैल्यू रखी, x1 की वैल्यू 2 है, y2 1 है, y3 x है, x2 3 है, y3 x है, y1 3 है, x3 4 है, x1 3 है, y1 हमारे पास 3 है और y2 1 है। वैल्यू रखने के बाद मैंने इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो 2 देखो 2 की इसमें करेंगे फिर 2x हो जाएगा, 3 की इसमें करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, इसकी तो सारी मल्टीप्लाई कर दो, 2 में से 3 में से गया 2, तो 4 गुना 2 बच गया। अब देखिए माइनस के 2x प्लस के 3x क्या बचा आपके पास, इसको देखो ये रहा, और यहाँ से 4 दूनी 8 कर दिया, है ना। अब देखो 8 और 2 तो होते हैं 10, ठीक है, -9 जुगा तू रहा, 3x में से 2x गए, x बच गया, तो आपके पास बना x प्लस 10 -9, यानी वैल्यू आपके पास x प्लस 1 आया। मॉडुलस हटाया तो x बराबर -1 आएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, तो प्लस का मतलब माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बार बार आपको कह रहे हैं पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप हमारे पीडीएफ पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर इसका पीडीएफ पड़ा है, ठीक है, वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो चारों पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4 पॉइंट आपके पास है। चतुर्भुज के चारों पॉइंट जो होते हैं वो हमें दे दिए। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कि 1/2 पहला योगफल माइनस दूसरा योगफल। अब पहला योगफल क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। पहला योगफल आपके पास होता है, देखो x1 y2 x2 y3 x3 y4 प्लस x4 y1। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं रखा। देखिए पहला योगफल की हम बात करते तो x1, ठीक है, x2 x3 x4। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो y को लिखेंगे 2 और 2 के बाद फिर y3 y4 क्या बचा, y1 बचा, हो गया।
अभी बात समझ में, हमारे पास फर्स्ट योगफल हुआ, पहला योगफल हुआ। दूसरा योगफल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो इसका उल्टा कर दो, y1 इधर कर दो, यानी y2 की जगह तो x1 की जगह तो y1 कर दो, इसकी जगह x2 कर दो। ठीक है, तो अब y1 का तो हो गया y2 और x2 से आगे आएगा x3, फिर y2 से आगे आता है y3, x3 से आता है x4, इसके बाद y3 बार बराबर आता है y4 और x4 के बाद आता है x1। ये मेरे पास सेकंड योगफल हो गया। ठीक है, बस समझ में आया हमने क्या किया। देखो ट्रिक याद होना बहुत जरूरी है, वरना इतने लंबे आप फॉर्मूलों को कैसे याद रखेंगे। ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, ना कभी आप भूलेंगे और याद भी रहेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा हमें अच्छा लगता है। फिर देखिए, अब ये मैंने क्या माना, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है और x4 y4, सारी वैल्यू उठाई इसमें रख दी। इतना काम आप कर सकते हैं गाइस, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 y2 x3 y3 x3 y4 x4 y1। हो सकता है गाइस मेरा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज गाइस मैं हाथ जोड़ के उसके लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। कई बार हो जाता है मिस्टेक हम लोग जब करते हैं, तो उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए गाइस आप मेथड को समझने पर ज्यादा ध्यान करें, है ना। फोकस आप हमारे मेथड्स पर रखें। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, देखो आपसे भी गलतियां होती, सभी से गलतियां होती, उसमें मैं भी हूँ। ठीक है ना गाइस, तो चलिए पहले योगफल में जब हमने वैल्यू रखा कैलकुलेट करके हमारे पास आया 96। जब दूसरे में मैंने वैल्यू रखा सेम y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 रखने के बाद क्या है -94। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला योगफल माइनस दूसरा योगफल का मॉडुलस। तो पहला वाला योगफल उठा के रखा हम 96, दूसरे वाले का क्या है माइनस करके -96 माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे 192। जब मैंने इसको कैंसिल किया क्या आ गया आपके पास 96। तो ये आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 में इसने क्या बोला, इसने बोला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिएगा जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा को अनुपात 2:3 में उसे बांटती है, विभाजित करती है। पहला पार्ट क्या है कि अगर वो इंटरनली करती है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, इसने बोला है कि बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो बिंदु इतने और इतने से मिलाने वाली रेखा को इतने यानी कि 2:3 के अनुपात में डिवाइड करती है। पहला भाग क्या है कि वो पॉइंट अगर अंत विभाजन करता है यानी कि लाइन के अंदर है, दूसरा अगर वो लाइन के बाहर है तब क्या होगा। तो देखिए पहला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा क्या बैठेगी, पी और क्यू एक रेखा हमने मान ली, तो दो बिंदु ये हो गए। तो इन बिंदुओं के कहीं बीच में है वो, क्योंकि अंत विभाजन, देखो पार्ट 1 में अंत विभाजन बोला उसने इंटरनली, है ना। तो अंत का मतलब इस लाइन के कहीं बीच में होगा, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने माना यहाँ है, इस पॉइंट इसका हमने क्या माना xy मान लिया। अनुपात दिया है इन्होंने 2:3, यानी यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 2 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 3 है। ठीक है, तो 2:3 में डिवाइड हो गया। तो आर के देखिए निर्देशांक क्या हो गए xy। अब आर के निर्देशांक को देखो क्या क्या बैठेंगे, xy तो हमें निकालना है। तो xy x बराबर क्या होगा आपके पास, देखो mx2 यानी कि mx2, क्योंकि ये आपके पास x1 है y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y का क्या हो जाएगा सेम x1 y1 की जगह हम क्या रख देंगे y2 y1। तो सेम आपके पास बन गया जैसे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो नीचे तो सेम है, ऊपर क्या बन गया x2 की जगह y2 आ गया और x1 की जगह y1 आ गया। अब ये पॉइंट उठाए और रख दिए, तो आपको देखो m की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना है आपके पास, देखिए यहाँ से उठा के रखा 1, प्लस n की वैल्यू कितना है आपके पास 3 और x1 कितना है आपके पास 3। ऐसे सेम 2 + 3 नीचे आ गया, 2 + 3 नीचे आ गया। m की वैल्यू 2 है, y2 कितना है आपके पास 2 आ गया, n कितना है 3, y1 कितना आ गया आपके पास 4। कैलकुलेट किया तो आपके पास 11/5 और 16/5 आया आर के निर्देशांक। यानी कि अगर ये पॉइंट आपके पास अंतः विभाजन करता होगा तो पॉइंट मेरे पास ये बन के आए। अब बात करते हैं सेकंड, अगर वो बाह्य विभाजन करता है तो क्या बैठेगा। देखिए बाह्य विभाजन का मतलब हुआ कि ये लाइन थी, लाइन से कहीं बाहर है, तो अब ये देखिएगा क्या होगा, सेम इस वाले फॉर्मूले आप बीच में माइनस कर दो, बस
जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, तो वो बाह्य विभाजन बन जाएगा। तो सेम मैंने इसमें गाइस ये डायरेक्ट मैं यहाँ से लिखा है ना, कैलकुलेशन। तो देखो ये बैठेगी सारे पॉइंट, ये वाली लाइन तुम्हारे पास सेम आएगी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि माइनस होना है यहाँ पर, तो सिर्फ मैंने यहाँ माइनस कर दिया। तो 2 - 9 हो गया, 4 - 12 हो गया, नीचे माइनस है। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके क्या है आपके पास, माइनस के साथ अपॉन -1, -8/-1, यानी आपके पास 7 और 8, यानी आर के निर्देशांक जब वो बाह्य विभाजन करता है तो आर के निर्देशांक 7, 8 होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 6 में इसने क्या बोला, यदि सरल रेखा AB के मध्य C के निर्देशांक ये है, यानी कि AB एक सरल रेखा बना दी हमने और इसके मध्य में है बिल्कुल C पॉइंट। C के पॉइंट क्या आपके पास 6, 5। अगर A का पॉइंट 7 और 4, यानी A के पॉइंट आपके पास तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या दिया, इसने दिया है कि यदि एक सरल रेखा है AB, तो AB सरल रेखा बनाई, उसके मध्य कोई बिंदु C है, मध्य में बिल्कुल, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। मध्य का मतलब है ये इसके बराबर है, मतलब ये वाली जो पोर्शन है ये इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल मध्य मिड पॉइंट में हो गया। तो अगर C के निर्देशांक 6, 5, यानी C के निर्देशांक कितने हैं, 6, 5 है, तो A के निर्देशांक भी उन्होंने 6, 5 दे दिए, A के भी 6, 5 है, तो B के निर्देशांक पूछ रहा है क्या होंगे। देखो हमें पता है कि जो बीच का जो यानी कि जो मध्य बिंदु होते हैं, मध्य बिंदु आपके पास क्या होते हैं, x1 x2 बटे 2, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो C हमारे पास मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये वाला पॉइंट आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया, राइट। हमने ऐसे माना, या फिर आपने इसको देखो 1 1 माना तो हम 1 1 भी मान सकते हैं। तो इसको चलो हमने 1 1 माना और यहाँ हमने इसको 2 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए C के निर्देशांक में से में दिए क्या है, 6, 5, तो हमने C के निर्देशांक क्या रख दिया, 6, 5। तो 6, 5 बराबर किसके हो गया, देखो x1 तो ये है ही और x2 कितना है, 6 है ना, यानी 1 6 1 x1 हो गया। एक हमारे पास क्या है, y1 है, 1 5 है, तो आपके पास हो गया 5 प्लस y2 अपॉन 2 आपके पास चले रहा है। देखो ये इसके बराबर रख दो, ये इसके बराबर रख दो, यानी कंपेयरिंग कर दी, एक्स वाई के निर्देशांकों की तुलना। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब आपने इसको कैलकुलेट किया, देखो इसको धर ले गए, कितना हो गया 12, इसको धर ले गए 6, घट के क्या बचा 6। अब इस 2 की इधर मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, इसे माइनस किया तो आपके पास क्या 5। यानी जो B के निर्देशांक है आपके पास, यानी x बराबर 6, y बराबर कितना है 5, यानी जो B का पॉइंट आया वो निकल के 6, 5 ही आया। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट आपके पास क्या आया, 6 और 5। देखो बहुत अच्छा सा मेथड है कि आपको ये याद होनी चाहिए कि इनके अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर एक्सटर्नली काट रहा है तो पॉइंट क्या होंगे, अगर इंटरनली काट रहा है तो पॉइंट आपको क्या होंगे। तीनों तरीके के पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट आपके यहाँ होंगे। देखो अंतर विभाजन का सूत्र, अगर अंतर विभाजन की बात करें तो पॉइंट ये होते हैं, बाह्य विभाजन होता है तो पॉइंट ये होते हैं, यानी कि इसी में आप माइनस कर दो। और अगर मध्य बिंदु की बात करें तो पॉइंट आपके पास ये वाले होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोला है कि दो बिंदु, देखो बिंदु ये और ये, इनको मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब इसने हमें तीनों पॉइंट तो दे दी, लेकिन हमसे अनुपात पूछा है। तो ये और ये बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा P की हो गई। ठीक है, अब बिंदु इसमें ये वाला बिंदु है कहीं पर, हमें नहीं पता कहाँ है, ये मैंने माना R यहाँ है। तो कह रहा है कि किस अनुपात में बांट रहा है, तो ये अनुपात मुझे M और N निकालना है। देखो जब भी अनुपात की बात वो करता है तो हमें M बराबर K और N बराबर 1 मानना पड़ेगा, अगर हमसे अनुपात पूछेगा तो। ठीक है, अनुपात में हमें हमेशा क्या मानना है, K अनुपात 1 मानना है। क्या मानना है, K अनुपात 1। तो हमने K अनुपात 1 हमने अनुपात मान लिया। अब R के निर्देशांक आपके पास ये है, जबकि R आपके पास इंटरनली है, तो इंटरनली के देखो अभी हमने आपको बताया था इंटरनली के निर्देशांक क्या होते हैं। देखो ये बताए थे अंत विभाजन के लिए वाले पॉइंट, तो सेम पॉइंट हमने उठा करके यहाँ रख दिए। जब हमने यहाँ रखे हैं तो देखो R के निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस n, my2 प्लस n y1 m प्लस n। ठीक है ना, बराबर R के निर्देशांक यही थे, क्योंकि ये R के पॉइंट तो ये हमारे पास अब xy नहीं है। ये देखो यहाँ हमारे पास xy थे क्योंकि हमें निकालना था, यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन है, x भी पता y भी पता इसका, क्योंकि बिंदु से रेखा काट के ही दे दिया हमें, जो उस पे बीच में कहीं पॉइंट है। तो पॉइंट आपके पास माइनस के 5/3 और 2 है। तो R के निर्देशांक दिए हुए तो ये है, लेकिन इस सूत्र से मेरे पास ये वाले निकले हैं, इसमें मैंने वैल्यूज को रखा। तो देखो m की वैल्यू k है, n की वैल्यू 1 है, तो m हो गया k, x2 हो गया ये, यहाँ लिख लो x2 y2, ये हो गया आपके पास x1 y1। ठीक है ना,
तो ये हो गया -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, x1 कितना हो गया 1 अपॉन k प्लस 1, ऐसी m y2 कितना है आपके पास 4 प्लस 1, n की वैल्यू 1 है, y1 कितना आपके पास -2, ठीक है ना। सोल्व किया तो आपके पास बन जाएगा -3 के प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और 4 के -2 k प्लस 1 इक्वल टू ये। अब आप इनमें से कोई सा भी कोऑर्डिनेट उठाओ और एक दूसरे के बराबर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले सकते हो, या तो इसके बराबर x का x के बराबर ले लो, y का y के बराबर ले लो, इन दोनों में से कोई सा एक उठा लो। अब जैसे मैंने x के निर्देशांक को लिया है तो ये वाला बराबर हो जाएगा इसके, तो ये इसके बराबर रखा, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे किया, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास माइनस के देखो जब इसको दर लेंगे तो 3 3 9 करके बचा और प्लस के 3 हो गया और माइनस के 5 के माइनस के 5, इस के को इधर ले आए और इस 3 को उधर ले गए, तो आपके पास क्या बचेगा देखिए माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 4 के होता है ना, माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 8 होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल 4 दूनी 8, तो के की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 8। अब देखिए अनुपात आपने क्या माना था, अनुपात आपने के अनुपात 1 माना था और के की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो बस अनुपात कितना निकल गया 2:1, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है कि आपको ये 1 2 3 4 पॉइंट आपको दे दिए, इन्होंने बोला कि ग्राफ पेपर पर आपको दर्शाने हैं। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए अब इनको पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये हम ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, पहले तो मेरा काम है इस ग्राफ को बनाना, यानी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को बनाना। आप किस तरीके से लेंगे इसको समझिएगा पहले। देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी हो आप 5 4 6 कोई भी पॉइंट ले लो, लेकिन आपको देखो मैं फिर से आपको ध्यान से दिखा देती हूँ, फोकस करिएगा कि आपको ये छोटी वाली लाइन नहीं लेनी, आपको कौन सी लेनी है बड़ी वाली लाइन, चाहे वो कोई सा भी नंबर उठा लो आप, लेकिन उसकी बड़ी वाली लाइन लेनी, छोटी वाली जो लाइन है ये नहीं लेनी। तो सपोज करो जैसे मैंने लिया है, देखो जैसे मैंने लिया है ये 7 है तो 7 पर ले लिया, देखो बिल्कुल फिक्स, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा मैंने ऐसे 7 पर लिया है, तो जब मैंने 7 पर लिया है अब ये देखिए मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, 8 ले लो 9 ले लो 10 ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास स्केल की बात होनी चाहिए। अब मेरे से अगर 7 मैंने पॉइंट लिया है देखो बिल्कुल लाइन बिल्कुल उससे कवर हो गई, होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए हैं एक बड़ी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर बड़ी लाइन, ऐसे ऐसे एक एक आपके जो पॉइंट लगे हैं वो एक एक सेंटीमीटर पर बने हुए हैं, समझ रहे हो। तो उस तरीके से मैंने आपके पॉइंट लगा दिए, ऊपर भी नीचे भी सेम, आप फिर ऐसे करिएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे लिया है ना, और जब आप ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए उसी तरीके से आप ये आया तो देखो यहाँ इस तरीके से वहीं जहाँ पूरा पूरा वहां मैंने पॉइंट लिया है, तो ये आपके पास एक फिक्स मेजरमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए जैसे पॉइंट आपको इन्होंने बोला था कि आपको पॉइंट बताना है 4 0, पहला पॉइंट आपके पास 4 0, ठीक है। तो 4 0 कैसे लिया आपने, देखो पॉइंट होता है आपके पास x और y, समझिएगा क्या होते हैं पॉइंट आपके पास x और y, तो x की वैल्यू तो 4 है तो x पर देखो कहाँ है 4, ये रहा, y की वैल्यू कितना आपके पास 0, जब 0 है तो 0 कहाँ चलेगा, y तो चलेगा ही नहीं, तो y आपके पास कहाँ हुआ यानी 0 हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ 4 पर ही चला, y तो कुछ भी नहीं चल रहा, तो पॉइंट आपके पास ये बन गया 4 0। क्लियर है बात। आगे देखो अगर 0 2 आपको पॉइंट दिया है, देखो अगर आपको 0 2 दिया है तो ये x है और ये y है, तो x तो यहाँ से चलेगा ना, देखो ऐसे चलेगा x, लेकिन x तो चला ही नहीं, 0 पर ही है, अटका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ और y कितना ऊपर कितना जा रहा है 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगर वो कहता -2 तो -2 हम नीचे आ जाते, यानी कि यहाँ इसी लाइन पर यहाँ आ जाते, तो वो आपके पास 0 -2 हो जाता, ठीक है। अब समझिएगा, और जैसे -3 0 दिया इन्होंने पॉइंट, तो ये -3 और 0 जो है ये x है, देखो ये x है और ये y है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हुई, देखो यहाँ से चले -3, y तो चल ही नहीं रहा, जब y नहीं चला तो बस यही रह गया मान, क्योंकि y तो ऊपर जाता या नीचे जाता, कहीं भी नहीं जा रहा, तो वही खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट आपके पास बचता है -4 और 3, तो ये x है ये y है, x की वैल्यू कितनी है -4, देखो ये ना -4, y कितना चल रहा है 3, तो ये तो -4 चल गया इस तरीके से। अब यहाँ से 3 चलो इसके बराबर 3 ये रहा, तो 3 से ऐसे लिया 4 से यहाँ लिया, जहां कट गया वही पॉइंट आपके पास क्या बन गया -4 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है और आ सकता है आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले 9 पर जाने से पहले गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या बोला है कि बिंदु युग्म दी है ये, और इनके बीच की दूरी इन्होंने बोली है। भाई 2 पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट ये रहा x1 y1 और एक पॉइंट ये रहा x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है इसने, कितना होगा। डिस्टेंस कह लो या यहाँ इनके बीच की दूरी कह लो, या फिर इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कह लो, बात एक ही होगी। तो जब दो बिंदु हमें दिए हुए रहते हैं, उनके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक को x1 मान लो, देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। वैल्यू रखी, x2 में से इसको घटाया 1 - 1, 3 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट को घटा दिया, तो देखो ये तो 0 बन गया। इसको आप x मान लो, तो भाई 3x - x हो गया। अगर आप अंडर रूट 3 को x मान रहे हैं तो आपके पास ये कंडीशन बच गई। तो अब 3x में से x गया 2x बचता है, और x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, अंडर रूट 3। तो आंसर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 3। इसका कर दिया स्क्वायर, तो 2 3 तो हो गया 4। देखो 2 का तो हो गया स्क्वायर और अंडर रूट 3 का भी हो गया स्क्वायर, ये तो बन गया 4, ये बन गया 3। अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कंप्लीट 3 बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। खैर हम इसको भी नहीं करते, मैंने क्या किया है, क्योंकि हमें अंडर रूट से भी तो बाहर निकालना है। तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर रखा, स्क्वायर रखने के बाद अंडर रूट वैल्यू बची हमारे पास। अब इस अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। चलिए ये चैप्टर नंबर आपका रेखा का समीकरण था, यानी कि चैप्टर नंबर सॉरी ये वाला जो चैप्टर था गाइस, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इसके बाद में हम अगले चैप्टर में देखेंगे रेखा, जो ये हो चुका है। इसके बाद में जो दूसरा है बिंदु पथ, उसको हम अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में देखेंगे। इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ओके।